ठीक है, तो कमेंट्स में जाओ, कमेंट्स में देखो, तुम्हें लोगों के एक्सपीरियंस मिल जाएंगे और तुम्हें बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, लोग क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, लोग क्या क्या फेस कर रहे हैं, कौन कौन सी मेडिसिन लोगों पे असर कर रही हैं, लोग वहाँ बता रहे हैं, कौन से साइकेट्रिस्ट से ठीक हो रहा है, लोग वो भी बता रहे हैं। ठीक है, और क्या क्या कैसे कैसे वो ठीक कर रहे हैं खुद को, सब बता रहे हैं। तो आप कमेंट्स ज़रूर पढ़ो सभी वीडियोस में जाके। ठीक है, कमेंट्स में अंदर जाके रिप्लाईज देखो, सब कुछ देखो, तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। और मैं तुम्हें आईबीएस का बता दूं कि ये फिज़िकल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये जैसे तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई मशीन है। ठीक है, अभी रिसेंटली हमारे हुआ जो, मैं वो भी बताता हूँ। कोई मशीन है, उसमें पीछे से करंट कम या ज़्यादा आ रहा है मशीन में, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, मशीन के पार्ट ठीक करवा रहे हो, मशीन को खोल के उसके पार्ट ठीक करवा रहे हो, और फिर वो मशीन ठीक नहीं हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम मशीन में ये आ रही है कि तुम्हारे पीछे से, जहाँ से मीटर में से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है, उस वजह से आपकी मशीन सही ढंग से काम नहीं कर रही है। लेकिन आप सारा काम फिजिकली उस पर कर रहे हो, उसके पार्ट्स बदलवा रहे हो, उसे रिपेयर करवा रहे हो, वो कभी भी ठीक नहीं होगी, कभी भी सही वर्क नहीं करेगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? अब तुम गैस्ट्रो पे जा रहे हो, वो सारा फिजिकली देख रहा है। ठीक है, लेकिन तुम्हें इमोशनली, तुम्हें मेंटली मेडिसिन चाहिए, मेंटली। ठीक है, पीछे से बिजली कम ज़्यादा आ रही है, मतलब नर्वस सिस्टम में तुम्हारे माइंड से जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो पावर है, वो कम या ज़्यादा आ रही है, उस वजह से तुम्हारी ये मशीन डिस्टर्ब्ड है पूरी। तुम्हें उस करंट को कंट्रोल करना है, बैलेंस में लाना है बस, तो ये मशीन सही वर्क करेगी। अब तुम सोचो कि तुम कुछ खा पी के इसे ठीक कर लो, ठीक है, या अपने डाइट प्लान से ठीक कर लो, कभी भी नहीं होगा। तुम ज़्यादा पानी पी के सोचो इसे ठीक कर लेंगे, इससे कर लेंगे, उससे कर लेंगे, रनिंग से, जॉगिंग से कर लेंगे, तुम खाना ही छोड़ दोगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, वो कभी भी ठीक नहीं होगा। तुम्हें यहाँ से जो सिग्नल जा रहे हैं उन्हें बैलेंस करना है, उसे शांत करना है। ठीक है, अभी जैसे रिसेंटली मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारी वॉशिंग मशीन है फुली ऑटोमेटिक, उसमें वो, ध्यान से समझना, ये आईबीएस से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही है। तो उसमें जब हम कपड़े धोते थे ना, अभी थोड़े दिन में क्या हुआ, उसमें लिखा आने लग गया एसी हाई, एसी हाई, वो एरर आने लग गया, चलती नहीं थी, वहीं रुक जाती थी। तो हमने वो बुलाया, क्या कहते हैं, टेक्नीशियन बुलाया, आया, उसने बोला इसका पीसीबी बोर्ड चेंज करना पड़ेगा वॉशिंग मशीन के अंदर का। तो 4,000 रुपये लग गए, उसका पीसीबी बोर्ड उसने नया लगा दिया, वो निकाल दिया। उसने कहा पीसीबी बोर्ड में दिक्कत है, नया बोर्ड लगा दिया, फिर से ऑन करी, फिर से उसमें एसी हाई लिखा आ रहा है। ठीक है, फिर उसने क्या किया, उसकी पूरी सर्विस की, पूरा साफ़ किया, अंदर वायरिंग वगैरह कुछ थोड़ी बहुत वायरिंग भी चेंज की, फिर ऑन की, फिर से एसी हाई लिखा आ रहा है, वो मशीन चल ही नहीं रही हमारी वॉशिंग मशीन। तो क्या हुआ, फिर भी एसी हाई लिखा रहा है, उसे समझ ही नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसने कहा थोड़े दिन में मैं देखता हूँ इसमें क्या होएगा, फिर आऊँगा, है ना। तो वॉशिंग मशीन को भी आईबीएस हो गया, समझ लो। तो मैंने यूट्यूब खोला, उस पर देखा कि एसी हाई का एरर क्यों आ रहा है वॉशिंग मशीन में, आईएफबी की वॉशिंग मशीन है, मैंने कहा उसमें क्यों आ रहा है। तो वहाँ पता चला कि आपके जो घर की बिजली है वो पीछे से ज़्यादा आ रही है। तो मैंने चेक किया, वो तो 260 के आसपास बिजली आ रही है, और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस होते हैं इन्हें 240 तक चाहिए होती है, तो वो बिजली पीछे से ज़्यादा आ रही है। तो मशीन में पीसीबी बोर्ड भी चेंज करवा लिया, आईएफबी के कस्टमर केयर में कॉल करके, वहाँ से टेक्नीशियन आया था, उसे भी नहीं समझ आया, बताओ। तो पीछे से बिजली ज़्यादा आ रही थी, अभी भी आ रही है। ठीक है, तो उस वजह से वो वॉशिंग मशीन में एसी हाई का एरर आ रहा है कि पीछे से बिजली ज़्यादा आ रही है, ये नहीं वर्क कर सकती। तो अब तुम देखो क्या किया मैंने स्टेबलाइज़र ख़रीदा, जैसे एसी में लगाते हैं, वो स्टेबलाइज़र मैंने वॉशिंग मशीन के लिए अलग से लेके लगा दिया, क्योंकि हमारे एरिया में है बिजली की दिक्कत, पीछे से कम ज़्यादा आती है। तो जैसे स्टेबलाइज़र लगाया, उसमें करंट बिल्कुल बढ़िया जाने लग गया। तुम ये मत सोचना कि मैं चीज़ बना के बोल रहा हूँ, ये अभी रिसेंटली हुआ है हमारे घर में। तो स्टेबलाइज़र लगाया, स्टेबलाइज़र लगाते ही बिल्कुल बढ़िया वर्क करनी शुरू हो गई। जो 260 पीछे से 260 आ रहा है, करंट आ रहा है ना, 260 वोल्ट का करंट आ रहा है, वो
स्टेबलाइज़र उसे कन्वर्ट करके 240 तक ही दे रहा है, और वो उसी टाइम बिल्कुल बढ़िया वर्क करनी शुरू हो गई। तो तुम देख रहे हो एक तरह से IBS से जुड़ा हुआ है ये भी। इसी तरह तुम्हारा करंट ज़्यादा आ रहा है, तुम PCB बोर्ड चेंज करवा लो अंदर, ये खा लो, होम्योपैथी खा लो, ये खा लो, पेट की जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लो, केला खा लो, तुम गोंद कतीरा खा लो, ठीक है, शक्करकंदी खा लो, उबाल के कुछ पी लो, ये कर लो, जादू टोने झाड़ू जो भी हैं, तंत्र मंत्र जो मर्जी करवा लो, जब तक ये फिजिकली तुम इसके ऊपर ट्राई करोगे नहीं होगा। पीछे से जो करंट आ रहा है उसके लिए स्टेबलाइज़र लगेगा। स्टेबलाइज़र मतलब साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन्स, वो उसे लेवल में लेके आएंगी और फिर तुम उसमें से निकल जाओगे, ठीक है। तो अभी स्टेबलाइज़र लग गया है घर में, उसमें मशीन में लगा दिया है, और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में मैंने कंप्लेंट कर दिया है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस ख़राब हो रहे हैं, पीछे से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आ रही है, तो 1-2 दिन में आएंगे। अभी मतलब उन्होंने बोला है इसी वीक में शायद कर जाएंगे, अगले वीक में मतलब आएंगे, और हमारा जो घर का फेज़ है, फेज़ ही चेंज करवा लूँगा मैं, जिसमें नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो वाला फेज़ लगवा लूँगा। और अगर पीछे कोई उनके ट्रांसफार्मर में से कहीं दिक्कत आ रही है तो वो ठीक करेंगे वो, ठीक है। तो अब तुम ध्यान से समझो क्या करूँ, बिल्कुल ध्यान से समझो। जो स्टेबलाइज़र लगा वो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन है, ठीक है। तो फ़िलहाल स्टेबलाइज़र लगेगा, और जो पीछे तुम्हारा ट्रांसफार्मर है जहाँ से ज़्यादा आ रही है वो धीरे धीरे नॉर्मल करंट देना शुरू कर देगा, और बाद में स्टेबलाइज़र को हटा लिया जाएगा, और तुम्हारा बिल्कुल वॉशिंग मशीन वर्क करना शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? अभी जैसे हमारी वॉशिंग मशीन है उसमें स्टेबलाइज़र लगा है, स्टेबलाइज़र से करंट बढ़िया आ रहा है और वो बढ़िया चल रही है। मैंने PCB बोर्ड चेंज कराया, वायरिंग में चेंज करवाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब जितने गैस्ट्रो ट्राई किए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे वो करंट नॉर्मल करने के लिए स्टेबलाइज़र लगाया, वॉशिंग मशीन बिल्कुल बढ़िया वर्क कर रही है। अब मैंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कंप्लेंट डाल दिया है, वहाँ से वो फेज़ चेंज कर देंगे, तो पीछे से नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी आने लग जाएगी, और मैं स्टेबलाइज़र को हटा लूँगा, स्टेबलाइज़र की फिर ज़रूरत नहीं है, और फिर नॉर्मल वर्क करना शुरू कर जाएगी। जिसे नहीं समझ आया फिर बताता हूँ। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन एज ए स्टेबलाइज़र, वो नॉर्मल करंट पास करवाएगी, आपके दिमाग को शांत करेगी, आपकी अब नॉर्मल एक्टिविटीज़ को, हाइपर एक्टिविटी को, दिमाग को शांत करेगी, हाइपर नर्वस सिस्टम को शांत करेगी। हाइपर एक्टिविटी हो रही है जो हाइपर टेंशन है उस सब को शांत करेगी। आपका पेट, माइंड और पेट का जो डाइजेशन है एकदम नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। बाद में वो जो स्टेबलाइज़र है, वो जो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन है, उसे धीरे धीरे करके हटा दिया जाएगा, और तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली बिना साइकेट्रिस्ट मेडिसिन के नॉर्मल सिग्नल देना स्टार्ट कर देगा, और तुम IBS से बाहर रहोगे, निकल जाओगे। और फ्यूचर में तुम्हारा दिमाग उल्टे सीधे सिग्नल ना दे, उसके लिए अध्यात्म से जुड़ो, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू करो। जो लिखा है वो होगा, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। कर्म करने पे अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ जिस दिन एक्सेप्ट कर ली उस दिन तुम्हारे दिमाग में से एक्स्ट्रा करंट नहीं आएगा, उल्टी पुल्टे ख्याल नहीं आएंगे, तुम्हारा दिमाग ज़्यादा नहीं सोचेगा, और तुम IBS से बाहर रहोगे, ठीक है। तो लेकिन अगर IBS से निकलने के बाद तुम फिर से वही हरकतें कर रहे हो, फिर से ओवर थिंकिंग, फिर से पूरी रात जाग रहे हो, ठीक है, फिर से वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की टेंशन, रात को जाके ये वो लड़ाइयाँ, फिर फाइनेंशियल टेंशन, ये सब कर रहे हो, फिर से ओवर थिंकिंग कर रहे हो, फिर से सोच रहे हो कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, ये है वो है, फिर से हो सकता है तुम IBS में गिर जाओ। वो बात अलग है कि तुम्हें ट्रीटमेंट फिर से पता है, पर कितनी बार ट्रीटमेंट थोड़ी लेना है, बार इतना लंबा ट्रीटमेंट। एक बार ठीक होने के बाद अपने आप को चेंज करो, अपनी थिंकिंग बदलो, और IBS से बाहर रहो। और मुझे IBS कैसे स्टार्ट हुआ था मैंने बताया, मैं फिर से बता देता हूँ। उस टाइम करियर की बहुत टेंशन चल रही थी, रिलेशनशिप में भी टेंशन थी, करियर में भी बहुत टेंशन चल रही थी, ठीक है। और मैं जिम कर रहा था, मैंने जिम भी एकदम से बहुत कुछ हो गया था। जिम कर रहा था, एकदम से जिम भी छोड़ दिया, वर्कआउट छोड़ दिया, उसके बाद जंक खाया घर पे आके, पानी नहीं पिया ढंग से, रात को सो गया। सुबह मुझे बहुत हार्ड पॉटी आई, इतनी हार्ड पॉटी आई कि उसने नीचे फट गया, नीचे फिशर हो गया। इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई, इतनी ज़्यादा टेंशन कि अब तो करियर, मतलब अब तो मेरी जॉब लग रही है कहीं पे, अब ये अभी होना था, इसे ये सब होना था, मैंने जिम जाके बॉडी बनाई है, ठीक है, और ये क्या हो गया मुझे, है ना। और इतना पेन फिशर का। उसके बाद मुझे नॉर्मल पॉटी कभी आई ही नहीं। अब तो आती है, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब IBS में फॉल किया था उसके बाद उस दिन मैंने एकदम से जिम छोड़ा, और स्ट्रेस चल रहा था, एकदम से जंक खा लिया, बाहर का
तला फला स्प्रिंग रोल, वो कटलेट वगैरह, है ना। पानी ढंग से पिया नहीं, रात को सो गया, सुबह एकदम से हार्ड आई। फिर बहुत कुछ ट्राई किया उसके बाद, कायम चूर्ण वगैरह ये वो ना, असर क्यों नहीं कर रहा है कुछ भी यार, नॉर्मल क्यों नहीं आ रही है। इतना कायम चूर्ण ले रहा हूँ फिर भी पेट सफ़ा ले रहा हूँ, नॉर्मल क्यों नहीं आ रही है। उसके बाद नॉर्मल ही नहीं आई, मैंने ज़ोर लगा लिया, उसके बाद आगे से हार्ड आनी, फिर अजीब अजीब तरह की आनी शुरू हो गई। मुझे लगता था ये कौन से टाइप की कब्ज होगी, ये क्या हो गया, ठीक है। तो ऐसे मेरी स्टार्टिंग हुई थी IBS की। और बाद में तो फिर डिप्रेशन ये वो, जितना इसे ठीक करने की कोशिश करता गया उतना ज़्यादा अग्रेसिव होता गया। साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट लेने से शांत होना शुरू हुआ और धीरे धीरे मैं इसमें से बाहर आ गया। और चलो फिशर की बात कर रहे हैं तो फिशर पे भी बात करें यार। इंडिया में जो डॉक्टर्स हैं ना, इंडिया में पाइल्स और फिशर फिस्टुला, भाई इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, कोई ढंग से कुछ बताता ही नहीं है, कोई नहीं बताता ढंग से। तुम बोटोलियम इंजेक्शन है ना, जो बोटॉक्स होते हैं, तुम कहीं सुनोगे ही नहीं कि कोई लगाता भी है, ठीक है। ये प्रोसेस कोई क्यों नहीं बताता कि फिशर हुआ है तो पहले क्रीम्स ट्राई करो, क्रीम से ठीक नहीं होता तो हाँ, मतलब पहले क्रीम्स ट्राई करो और गर्म पानी में बैठो, फिर भी नहीं होता तो आप बोटॉक्स इंजेक्शन लो, जिससे तुम्हारा एनल का एरिया है वो पैरालाइज हो जाता है कुछ मंथ के लिए, और वहाँ ब्लड फ्लो बढ़िया हो जाता है और ठीक हो जाता है। और फिर बोटॉक्स से अगर कुछ % हील होता है, फिर दोबारा बोटॉक्स लो 2-3 महीने बाद, ठीक है। और फिर जो बचा कुछ है वो भी हील हो जाएगा, कोई ये नहीं बताता है। और फिर अगर बोटॉक्स से भी ठीक नहीं हो रहा तो फिशरेक्टोमी करवाओ, जहाँ पे जो तुम्हारा जख्म है वो स्किन ख़राब हो गई है उसे निकाल दिया जाता है और फिर से बोटॉक्स दे दिया जाता है, तो वहाँ पे फ्रेश स्किन जनरेट होनी शुरू हो जाती है, नई स्किन आने लग जाती है। और बोटॉक्स से तुम्हारा एनल पैरालाइज खुला रहता है, ढीला रहता है, और वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ता है और तुम्हारा एनल हील होने लग जाता है। और अगर इससे भी नहीं होता तो फिर आप स्फिंक्टरोटमी करवाओ, है ना, लेटरल स्फिंक्टरोटमी करवाओ, जिसमें तुम्हारा थोड़ा सा स्फिंक्टर मसल काट दिया जाता है। कोई ये प्रोसेस नहीं बताता है भाई, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। तुम अभी भी देखोगे ना, तुम सर्जन के पास भी चले जाओगे, वो पता क्या बोलेंगे, यार बोटॉक्स का तो हमें नॉलेज नहीं है, बहुत कम इंडिया में है जिन्हें जो बोटॉक्स का इंजेक्शन देते हैं फिशर के लिए, ठीक है। तो यार इसकी तो अवेयरनेस होनी चाहिए, पाइल्स फिशर इतना कॉमन है, मैक्सिमम लोग तो बताते भी नहीं कि उन्हें पाइल्स और फिशर है। बहुत, तुम सोचते हो ना बहुत कम लोगों को है, बहुत ज़्यादा जनता को है, हर तीसरे चौथे इंसान में कुछ ना कुछ एनल के सिम्टम हैं, थोड़े बहुत, कईयों में कुछ ज़्यादा हैं। तो ये बहुत कॉमन है और इसके ऊपर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और डॉक्टर्स भी इसके बारे में बताएं, ऐसा होना चाहिए यार, ठीक है। और इसके ट्रीटमेंट होने चाहिए, जगह जगह होना चाहिए, मतलब पाइल्स फिशर के तो मतलब होने चाहिए, ढंग के ट्रीटमेंट होने चाहिए यार, इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यार मैं एक बात कहूँगा, जो आप में से कई लोग वीडियो देख रहे हैं, कई लोग तो यार मेरी नाक कटवा रहे हैं, ऐसा मत करो। वो कह रहे हैं कि हमारे डॉक्टर ने हम मेडिसिन, मतलब आपने 25 mg खाई है तो हमारे डॉक्टर ने हमारी 100 mg कर दी हैं, ठीक है, क्या मैं इससे ठीक होऊंगा, क्या डॉक्टर मेरे को सही दे रहे हैं ये। भाई वो सब डॉक्टर पे छोड़ दो, अगर वो 100 mg क्या 200 mg भी दे रहे हैं तो आपको वो लेनी है, वो डॉक्टर हैं, उन्होंने स्टडी की है, वो ऐसे ही नहीं दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो ऐसे काम मत करो, इतना समझाने पे, मेरा इतना समझाने पे भी तुम्हें अभी भी डाउट है साइकेट्रिस्ट पे, तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या समझाऊँ। मेरे भी डोजेस बहुत ज़्यादा बड़े थे, मैं यहाँ नहीं बता सकता, मेरे भी डोज काफ़ी ऊपर गए थे, फिर काफ़ी नीचे आके धीरे धीरे कम होके ठीक हुए थे, ठीक है। कई लोग तो इस डर से मेडिसिन नहीं खा रहे हैं कि शुरू में डॉक्टर ने हमें 25 mg दी, अब डॉक्टर ने हमारी सीधी 50 mg करके 100 mg तक दे रहे हैं। तो भाई आपको प्रॉब्लम क्या है, आपके अंदर कुछ बचा है जो और डैमेज हो सकता है, पूरे तो आप डैमेज हो रखे हो, और कितना आप अपने आप को बचा रहे हो, पूरा साइकेट्रिस्ट के हवाले छोड़ दो, अब आप में कुछ नहीं बचा है, आप सिर्फ अब रिकवर ही कर सकते हो, डैमेज होने के लिए कुछ नहीं बचा है कि आपका कुछ ख़राब हो जाएगा, ऑलरेडी सब कुछ ख़राब है, ठीक है। तो जैसा साइकेट्रिस्ट करे वैसा करते रहो, अपना दिमाग मत लगाओ। वो साइकेट्रिस्ट आपको क्यों दे रहे हैं 100 mg, क्योंकि आपको ज़रूरत है उसकी, उन्होंने आपके हाव भाव देख के, आपसे बात करके, आपके सिम्टम देख के उन्होंने जज किया है, आपको ज़रूरत है, वो इसलिए दे रहे हैं, वो पागल नहीं है, ठीक है। आप खुद से डॉक्टर मत बनो, वो जो दे रहे हैं वो लो चुपचाप। तो मैं सिंगल वर्ड में बताऊं तो IBS की सबसे मेन प्रॉब्लम है सब्र का ना होना। इस टाइम सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, सब्र सब्र सब्र। IBS में से निकलने के लिए सबसे पहली चीज़ अगर कोई चाहिए तो पेशेंस, सब्र चाहिए, ठीक है। वही चीज़ IBS वालों में होती नहीं, ठीक है। बेचैनी में, मतलब वो सोचते हैं कि 100 तरह की दवाइयाँ खा लूँ एक साथ में और 2 दिन में ठीक हो जाऊँ, सारा कोर्स एक बारी में खा जाऊँ और 2 दिन में ठीक हो जाऊँ।
ये आयुर्वेद भी ले लूँ, होम्योपैथ भी ले लूँ, साथ साथ मैं ये भी ले लूँगा, साथ साथ वो करूँगा और ठीक हो जाऊँगा। नहीं, सिर्फ एक जगह सिर्फ साइकेट्रिस्ट पे फोकस करो और उसी ट्रीटमेंट को ढंग से लो और निकल जाओ आईबीएस में से। ठीक है, तो सब्र सबसे ज़्यादा, पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने पेशेंस ना रखा होता तो मैं 1 महीने में या 1.5 महीने में या 2 महीने में कोर्स छोड़ देता और आज भी आईबीएस में ही पड़ा होता। अगर साइकेट्रिस्ट का कोर्स ढंग से ना लेता, ना विश्वास करता उन पे, तो मैं भी 1-2 महीने में छोड़ के अभी ऐसे बैठा होता आईबीएस में। ठीक है, तो इतना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। आईबीएस वाले पर्सन का तुम्हें एक सिम्टम बताऊँ मैं, जो मेरे दिमाग में आ रहा है। जैसे कोई आईबीएस वाला है, जैसे मैं हूँ, मुझे किसी ने काम दिया ना कि यार भाई ये वाला काम कर दियो, मैं सोचूंगा तुरंत अभी उसे ख़त्म करूँ, अभी करूँ किसी भी तरह। मेरे को यार फ्रेंड ने, दोस्त ने काम दिया या घर वालों ने, किसी ने भी काम दिया, इसे ख़त्म करता हूँ, है ना, कोई भी तिकड़म लगा के मैं उसे कर दूँगा। ठीक है, और जो आईबीएस वाले नहीं होंगे ना, तुम अपने दोस्त हो, जैसे अपने दोस्त को बोलोगे यार भाई मेरी पेन ड्राइव में ये मूवी डाल दियो, ये गेम डाल दियो मेरी हार्ड डिस्क में, ठीक है, तेरे पे कोई पेन ड्राइव पड़ी होगी, ये डाल दियो, तो तुम फिर उसे फ़ोन करोगे, वो कहेगा यार मैं भूल गया, मेरा ध्यान ही नहीं रहा। फिर फ़ोन करोगे, वो कहेगा यार मेरे को अभी भी ध्यान नहीं रहा, मैं कहीं काम में बिज़ी हो गया था। मतलब वो लाइटली लेगा, वो इतना दिमाग नहीं चलाते हैं। ठीक है, वो हमेशा शांत रहते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना उन्हें कोई इमरजेंसी होती कि मेरे को अभी ये काम करना है, ठीक है, मुझे अभी ये सब चाहिए, मुझे किसी ने बोला है तो मुझे अभी ये काम निपटाना है। नहीं, वो बिल्कुल चिल लोग होते हैं। ठीक है, कि भाई मैं भूल गया यार। कहीं तो ऐसे होते हैं, पता क्या बोलेंगे, भाई तू ही आके कर लियो यार मेरे घर पे, यार मेरे को तो ध्यान नहीं रहता, पता नहीं कहाँ पड़ी है, तू खुद ही आके कर लियो मेरे घर पे ना, जो भी तेरे को डाटा कॉपी करना है, जो भी करना है। ठीक है, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वो बिल्कुल चिल लोग होते हैं, वो ओवर थिंक नहीं करते, उनका नर्वस सिस्टम हाइपर इसलिए नहीं होता। ठीक है, ओवर एक्साइटेड नहीं होते वो। आईबीएस वाले ओवर एक्साइटेड होते हैं। मुझे अभी फ़ोन आ जाए ना यार भाई तेरे पास ये पड़ा है, और मेरे पास पड़ा होगा, फिर वो बोलेगा यार ऐसा कर दे, यहाँ पे पकड़ा दे या फिर उसमें डाल के मुझे दे दे, मैं तुरंत उसी में लग जाऊँगा कि मुझे वो ख़त्म करना है। मतलब बिजली की तरह दिमाग चलता है। ओवर एक्साइटेड ये होता है कि यार बस कोई काम पेंडिंग नहीं रखना, ख़त्म करो इसे, जो मेरे को मिला है उसे ख़त्म करो और ये काम करके फ्री हो। ठीक है, तो जो आपके दोस्त हैं, जो काफ़ी शांत होते हैं, चिल होते हैं, जो चीज़ों को इग्नोर करते हैं, जो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, ज़्यादा नहीं सोचते, उन्हें आईबीएस नहीं होता। और आपकी मेन प्रॉब्लम यही है कि आप ओवर एक्साइटेड हो। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो और फिर आप आईबीएस में फंस जाते हो। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ आपका माइंड बिल्कुल नर्वस सिस्टम से जुड़ा है, आप उसे जागृत कर देते हो, उसे एक्टिवेट कर देते हो, और फिर ऐसा एक्टिवेट होता है कि आपका डाइजेशन वगैरह सब कुछ हिला के रख देता है, नींद डाइजेशन सब हिला के रख देता है। फिर मेडिसिन लेनी पड़ती है उसे शांत करने के लिए, साइकेट्रिस्ट की। और ये बातें ना तुम्हें बड़े से बड़ा सर्जन भी नहीं बताएगा, बड़े से बड़ा गैस्ट्रो नहीं बताएगा, कोई भी तुम्हें ये बातें नहीं बताएगा जो हम आईबीएस सफ़रर आपको बता पाते हैं। एक एग्जांपल दूँ, जब मैं अपना एनल चेक करवाने गया ना सर्जन के पास, तो उसने टॉर्च लगा के पीछे देखा मेरे एनल में। ठीक है, उसने पाइल फिशर वगैरह सब देख लिया। फिर उसने बोला आपको हार्ड आती है पोटी? मैंने कहा हाँ ऑब्वियसली मुझे बहुत हार्ड आती है। मैं सब कुछ बताने लग गया, हाँ जी आगे से इतनी हार्ड आती है, ये होता है वो होता है, पीछे से चिकनी आती है, पीछे से बिल्कुल नॉर्मल आती है सर, लेकिन मुझे ना आगे से इतनी हार्ड आती है, इसका क्या करूँ? अब वो इतना बड़ा सर्जन है, उसने इतनी सर्जरीज़ की हैं पाइल्स फिशर की, लेकिन उसे भी ये चीज़ नहीं पता है कि ये आईबीएस है और क्या है, इसलिए हमें समझाना पड़ता है। उसने पता क्या बोला, आप फाइबर कितना लेते हो? मैंने कहा मैं तो भाई सैलड और सब्जियों पे ही जी रहा हूँ, इस वजह से मैं कुछ डर के मारे खाता ही नहीं हूँ। पानी कितना ले रहे हो? मैं कहा पानी भी बहुत लेता हूँ मैं, मेरे को हार्ड ना आए उसके लिए मैं तो प्रे करता हूँ कि मेरे को कल हार्ड ना आए, मैं इतना पानी पीता हूँ, हमेशा यही प्रे रहती है, आज हार्ड ना आ जाए, हार्ड ना आ जाए। उसने बोला तो आप ऐसा करो, आप वो ले करो साथ में, एक लैक्सेटिव का नाम लिया, 1 चम्मच वो ले लिया करो, ये नहीं बताया कितने टाइम के लिए लेना है, कब लेना है, बस वो ले लिया करो। तो मैंने कहा सर मैंने कोई लैक्सेटिव छोड़ा ही नहीं है, कोई चूरन कोई सिरप कुछ छोड़ा ही नहीं, मेरे को नहीं आती हार्ड सॉफ्ट ही नहीं आती। उसने बोला नहीं आपको लाइफस्टाइल इशू है, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, ये आपको फिशर्स पाइल्स वगैरह है, ये तो क्लीन करनी पड़ेंगी, आपकी स्टेज बढ़ चुकी है पाइल्स फिशर की, ये वो है ना। तो वो सर्जन तक नहीं, मतलब इतने बड़े सर्जन वो तक नहीं, उन्हें तक नहीं पता है कि आईबीएस है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हॉस्पिटल्स में इतने लोग लेटे हुए हैं जो पाइल्स फिशर फिस्टूला को लेके, वो बेचारे सिर्फ उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन उन्हें हार्ड आनी बंद नहीं हो रही है, उन्हें लूज़ आनी बंद नहीं हो रही है। ठीक है, वो समझ नहीं आ रहा उन्हें कि हम क्या सर्जरी करवाते रहें, ये हार्ड और लूज़ आनी बंद कैसे होएगी, वो चीज़ उन्हें समझ नहीं आ रही है।
लोग अपना पैसा खर्च के सर्जरी करवाने के लिए रेडी हैं, लेकिन वो इससे नहीं बाहर निकल पा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ये IBS है। मैक्सिमम जो कोलेट्रल जो एनल की सर्जरीज़ हो रही हैं उसमें मैक्सिमम लोगों को IBS है, इस वजह से उनकी हो रही हैं। वो उसकी सर्जरीज़ तो करवा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि IBS भी है। भाई सबसे मेन तो साइकेट्रिस्ट है। जब तक नॉर्मल आनी नहीं शुरू होएगी फिर से हो जाएगा। ज़्यादा लूज़ आएगी तो उससे भी फिशर हो जाता है, एनल पे जोर पड़ता है ऐसे 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 करके, ठीक है। तो ज़्यादा लूज़ आएगी तो उससे भी फिशर हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड आएगी तो उससे भी फिशर हो जाएगा, ठीक है। फिर फिशर इन्फेक्टेड हो गया फ्यूचर में तो वो फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर करवाते रहो लगातार सर्जरीज़। तो इस चीज़ की तो अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी पाइल्स के हॉस्पिटल हैं, फिशर फिस्टुला वाले हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे 50% लोग कम से कम जो इलाज करवा रहे हैं, ऑपरेशन करवा रहे हैं, 50% IBS से सफ़र कर रहे हैं। भाई उनका डाइजेशन बिगड़ा हुआ है। मेन काम उनका डाइजेशन और दिमाग पे करने के लिए है, जो साइकेट्रिस्ट से होगा, ठीक है। सर्जरी से कुछ नहीं होगा जब तक आपको नॉर्मल आनी शुरू नहीं हुई। तो इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जो ठीक हो रहा है इसकी अवेयरनेस प्लीज़ फैलाए आगे से आगे। और तुम जितने IBS वाले पेशेंट हो, मैं भी जैसे IBS में था, मैं समझ सकता हूँ आपको। लोग ऐसे अनइमेजिनेबल क्वेश्चन पूछते हैं जो पागलपन करते हैं, वो मैं भी करता था, ठीक है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं सोचता था कि ज़्यादा लैक्सेटिव लेने से जो मेरा एनल का एरिया है जो नीचे, ठीक है, जहाँ से पॉटी निकलती है, वो ड्राई हो गया है। ये ऐसे उल्टी सीधी चीज़ें सर्च करके गूगल पे, विकीपीडिया पे, यूट्यूब पे कि ज़्यादा लैक्सेटिव लेने से मेरे एनल के अंदर की चिकनाई ख़त्म हो गई है, इसलिए मुझे हार्ड पॉटी आ रही है नीचे। या फिर मेरी जो पॉटी वाला एरिया है वो इतना ड्राई हो चुका है, वो पानी सारा सोख लेता है, तो मेरा इतना हिस्सा आगे से हार्ड हो जाता है, क्योंकि वो तो सारा मेरा पानी सोख लेता है पॉटी का आगे से, ठीक है। मेरे एनल की चिकनाई ख़त्म हो गई है, तो उसके लिए मैं कोकोनट ऑयल पीने लग गया, ऑलिव ऑयल पीने लग गया, कैस्टर ऑयल पीने लग गया कि मेरी आंते लुब्रिकेंट हो जाए, मेरे एनल का एरिया नीचे वो हो जाए। भाई इतना पागलपन। ये सोचता था कि जो मेरे रेक्टम का लास्ट पार्ट है वो बिल्कुल उसकी नसें कमज़ोर हो गई हैं, वहाँ सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई है, वहाँ पे मेरे एनल को पता ही नहीं लगता है कि कब पॉटी बाहर निकालनी है, कब नहीं निकालनी है। इस वजह से वो पॉटी बाहर नहीं निकालता है, इसलिए वो पॉटी वहीं फंसी रहती है और सूखती रहती है। मैं ये सोचता था कि मेरे एनल की जो नसें हैं नीचे रेक्टम की, वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई हैं, ठीक है। वो मेरी पॉटी को निकाल ही नहीं रही हैं, इस वजह से मेरी पॉटी नीचे पड़ी रहती है और इतना हिस्सा मेरा सूखता रहता है और ड्राई होता रहता है। मेरी चिकनाई ख़त्म हो गई है, मेरा ये हो गया, वो हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तुम्हें पहले बताया, जो हिमालय पे बॉर्डर पे खड़े होते हैं सैनिक हमारे, वो दिन में इतना पानी पीते हैं, सिर्फ इतना सा पानी मिलता है उन्हें कई बार पीने को, और उसमें भी उन्हें नॉर्मल पॉटी आती है, ठीक है। तो आपकी कहाँ से आंतें सूख गई, चिकनाई चली गई, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। तो मैं कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, पता नहीं क्या क्या करता था कि मेरे एनल की चिकनाई, मुझे ये नहीं समझ आया, मुझे पता ही नहीं था कि IBS की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो मैं यही सोचता रहता था कि आगे से इतना हिस्सा हार्ड आ रहा है, तो मेरा मतलब मेरे एनल का जो लास्ट इतना एरिया है वहाँ कुछ दिक्कत हो गई है, नसें कमज़ोर, ड्राइनेस, ये वो फलाना, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग दिन में इतना पानी पीते हैं लेकिन उन्हें IBS नहीं है, उन्हें भी नॉर्मल पॉटी आ जाती है, उन्हें भी हार्ड नहीं आती, ठीक है। तो ये सारा खेल हमारे नर्वस सिस्टम का है, और ये सारा खेल IBS का है। IBS को कोई एक्सप्लेन कर नहीं सकता कि वो IBS ऐसा काला जादू कैसे करता है, ऐसे उठपटांग हरकतें IBS क्यों करता है, कभी लूज़ आ रही है, कभी हार्ड आ रही है, आखिर ये हो क्या रहा है, इसे एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ अपने सिम्टम क्या क्या होता है वो आप सबको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जब डॉक्टर ही नहीं कर सकते इसे एक्सप्लेन में, तो मैं तो सिर्फ उतना ही कर सकता हूँ जितना झेला है, ठीक है। बाकी ये कैसे होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सारा है हार्मोन केमिकल है, उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, वो साइकेट्रिस्ट ही जानते हैं, ठीक है। और जब मेरा ना एनल की पहली सर्जरी होनी थी तो मैं हॉस्पिटल में था, मेरा एनल बिल्कुल दर्द हो रहा है, स्वेल हो रखा है, पॉटी नहीं निकल रही है, बिल्कुल हार्ड पॉटी फंसी हुई है अंदर, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से उंगली से निकाल के अंदर इंजरी हो रखी है, और मैं दर्द के मारे पूरी रात नहीं सो पाया। उस दिन सबसे पहली सर्जरी हुई थी ना जब, तो मैं दर्द के मारे पूरी रात नहीं सो पाया था। हाँ, मैं पहले बता दूँ, ये सर्जरीज़ अवॉइडेबल थी फर्स्ट प्लेस पे। अगर मैं शुरू में ही साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट शुरू कर देता, जब छोटा मोटा फिशर स्टार्ट हुआ था, तो ना फंसता इस सारे चक्कर में। वो तो मेरा बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो गया था और स्टेजेस भी बढ़ गई थी फिशर और पाइल्स की, तो इस वजह से मुझे सर्जरीज़ का सहारा लेना पड़ा। हाँ, तो मैं बेड पे जब लेटा हुआ था, अगले दिन में सुबह मेरी सर्जरी होनी थी, तो मैं पूरी रात दर्द के मारे, नीचे स्वेलिंग के मारे सो नहीं पाया था। और सुबह जब सर्जरी होने लगी तो मैंने डॉक्टर को बोला कि
सर मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ, मुझे इतना दर्द था एनल में, एनल मेरा बिल्कुल सूज रखा है, ठीक है, बैठा भी नहीं जाता, खड़ा भी नहीं हुआ जाता, ठीक है। डॉक्टर ने स्माइल करके कहा कोई बात नहीं, अब सर्जरी से हम ठीक कर देंगे। लेकिन उसे क्या पता ये IBS है, उस वजह से सब कुछ हो रहा है ना, ये सारा नरक उसकी वजह से दिखाई दे रहा है। उसे क्या पता ये IBS है, वो तो सिर्फ अपना सर्जरी कर सकता है, गैस्ट्रो अपनी पेट के चूरन सिरप या फिर रिलैक्सेटिव दे सकता है, या आपको लीवर की टॉनिक दे देगा, ठीक है, प्रोबायोटिक वगैरह बता देंगे, बस ये सब हो रहा है आजकल, ठीक है। तो साइकेट्रिस्ट की अवेयरनेस इसलिए बढ़नी ज़रूरी है। तो जितने भी लोग पाइल्स फिशर की अपनी सर्जरियाँ बार बार करवा रहे हैं, तो सबसे पहले रूल आउट करो कि आपको IBS तो नहीं है, ठीक है, कि नहीं तो IBS होगा तो आपकी सर्जरी पूरी ज़िंदगी होती रहेगी, लेकिन आपको नॉर्मल पॉटी नहीं आने देगा IBS। तो सबसे पहले साइकेट्रिस्ट के पास जाओ अगर आपको IBS है। और IBS में अभी भी बहुत से लोग नीचे कमेंट करके जाते हैं कि आपको IBS को भूलना होगा, आप भूल लोगे तो IBS से निकलोगे। क्या ही बोल रहा हूँ मैं अब इस बारे में, ठीक है। आप बिना दवाइयों के IBS को भूल के कैसे निकल सकते हो? आपको अगर पूरी बॉडी में सिम्टम है, इतने नींद नहीं आ रही है, पेट में दर्द है, पॉटी ख़राब आ रही है, ठीक है, भूलने से क्या। अब कोई कबूतर बैठा हुआ है और सामने से बिल्ली उसका शिकार करने आ रही है, और कबूतर अपनी आंखों पे ऐसे आंखें बंद कर ले और सोचे कि बिल्ली है ही नहीं, तो क्या वो बच जाएगा? बिल्ली आएगी एक झपट्टे में उसे ले जाएगी उठा के, ठीक है। तो कबूतर को वहाँ से उड़ना होगा, एफर्ट करने होंगे, ठीक है। आंख बंद कर लेने से बीमारी गायब नहीं हो जाएगी, ठीक है। कि कबूतर सोचे कि सामने से बिल्ली आ रही है भागती हुई, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, बिल्ली तो है ही नहीं, वो बिल्ली है, वो आएगी और तुम्हें करके चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आंखें क्लोज़ करने से और ये सोचने से कि मैं भूल जाता हूँ कि मुझे IBS है, IBS से निकल जाओगे, कभी भी नहीं निकल पाओगे। साइकेट्रिस्ट की हेल्प चाहिए, मेडिसिन चाहिए, प्रॉपर कोर्स चाहिए और प्रॉपर अच्छा कॉम्बिनेशन चाहिए, तब IBS से निकलोगे। और तुम्हें बताऊँ, गैस्ट्रो तो कभी भी नहीं समझ सकते कि IBS क्या है, ठीक है। उन्होंने अगर किसी गैस्ट्रो ने IBS फेस किया तो शायद समझे, वो तो कभी भी नहीं समझ सकते, ठीक है, क्योंकि उन्हें सिर्फ लैक्सेटिव का पता है। गैस्ट्रो को भी कभी लाइफ में कॉन्स्टिपेशन हुआ होगा तो उसने ले लिया होगी, क्या कहते हैं, डुलॉक्सिटिन वगैरह करके कोई लैक्सेटिव ले लिया होगा और उनकी पॉटी नॉर्मल हो गई, ठीक है। उन्हें सिर्फ इतना ही पता है कि लूज़ आती है तो ये कर लो, हार्ड आती है तो लैक्सेटिव ले लो, ठीक है, पानी ज़्यादा पियो तो नॉर्मल आती है पॉटी, बाकी वो लीवर वगैरह चेक कर लेते हैं, एंजाइम्स वगैरह ये वो, ठीक है। तो उन्हें इससे ज़्यादा नहीं पता कि IBS कितनी भयंकर चीज़ है, इससे भी परे है, ठीक है, पेट की दवाइयों से परे है ये चीज़। तो उन्हें तो ये बिल्कुल भी नहीं पता। जिसने ये डिप्रेशन झेला है, जिसने बहुत सारे अपने जैसे चूहों पे एक्सपेरिमेंट होते हैं माउस के ऊपर, खुद पे एक्सपेरिमेंट किए हैं तरह तरह के, और जिसने सब कुछ फेस किया है वही तुम्हें इसके बारे में बता सकता है कि क्या फीलिंग आती है, क्या क्या होता है, कैसे तुम दुनिया से कट जाते हो, ठीक है, किस तरह से तुम डिप्रेशन में चले जाते हो, किस तरह से तुम मतलब अलग ही पर्सनैलिटी बन जाते हो, ठीक है। वो सिर्फ IBS वाला ही समझा सकता है जिसने फेस किया है। और मैं आप सबको एक बात बता दूं कि देखो, जो कमेंट्स में उल्टा बोलता है कुछ भी, है ना, कि आप गलत हो, आप गलत बता रहे हो, देखो मैं किसी से पैसे नहीं लेता हूँ, ना मुझे कोई लालच है। मैं अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बढ़िया जी रहा हूँ, 100% ठीक जी रहा हूँ, इवन 200% बढ़िया ज़िंदगी जी रहा हूँ भगवान जी की दया से, बिल्कुल IBS से बाहर हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ठीक आपको होना है, ठीक आपको होना है, आपकी हेल्प के लिए बोल रहा हूँ, मुझे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरी तो लाइफ बढ़िया चल रही है, मैं तो कोई वीडियो भी ना बनाऊँ तो मेरी तो लाइफ बढ़िया चल रही है, मैं क्यों आपके बारे में सोचूँ और फिर यूट्यूब पे वीडियो डालूँ और फिर यूट्यूब के नीचे आप मुझे गालियाँ दो। मतलब मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारूँ कि मैं वीडियो भी बनाऊँ और फिर बाद में गाली भी खाऊँ? मैं तो यही सोचूंगा ना कि यार मैं छोड़, मैं क्यों वीडियो बनाऊँ, मेरी तो लाइफ बढ़िया चल रही है, मैं निकल गया IBS से, मुझे किसी की परवाह नहीं है, ठीक है। लोग जाएँ भाड़ में, लोगों ने ठीक होना है हो, नहीं होना ना हो, ठीक है। अगर मैं ये थिंकिंग रखूँ तो मैं कभी वीडियो नहीं बनाऊँगा, ठीक है। तो वो जो नेगेटिव लोग हैं, ठीक है, जो सोचते हैं मुझे किसी तरह का लालच है, या मैं यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बना रहा हूँ या इस चीज़ के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। देखो अगर यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनानी होती ना, यूट्यूब क्या चिंदी पैसे देता होगा कभी, मुझे नहीं पता कितने देता है, लोगों से लेना शुरू कर देता, अभी तक तो पता नहीं कितने लाखों रुपए, करोड़ रुपए, करोड़ तो छोड़, लाखों रुपए कमा लिया होते भी लोगों से, ठीक है। अगर मैं ऐसे लेना शुरू करता, अगर मुझे लालच होता, ठीक है, तो उन नेगेटिव लोगों को मैं इग्नोर करता हूँ, ठीक है। जो सिर्फ
पॉजिटिव लोग हैं जो ठीक हो रहे हैं, जो बात को मान रहे हैं, सिर्फ उन पे फोकस करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव लोगों के कमेंट्स रीड करो और पॉजिटिव सोच रखो, आप आईबीएस से निकल जाओगे। ठीक है, तो कुछ मंथ वेट करो, धीरे धीरे मैजिक शुरू होगा साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब्र रखो, इसमें सब्र रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस आईबीएस को ठीक करने के लिए ना ये टोने टोटके भी बहुत किए मैंने। एक तो मेरा तुलादान हुआ, तुलादान जो पंडित ने लिखा ना कि एक साइड आपको तराजू में बिठा दिया जाता है, एक साइड उतना ही अनाज रख दिया जाता है, एक बकरी वगैरह रख दी जाती है, फिर वो चढ़ाया जाता है। ठीक है, वो मतलब पंडित को दे दिया जाता है। फिर एक बार हवन करवाया गया, घर में हवन हुआ, फिर पंडित ने कहीं टोटके बताए, ये नारियल को आपने यहाँ नाले के पास पानी में फेंक देना है, ये कर देना है, वो कर देना है। फिर ऊना में एक जगह है, ऊना में अम्ब करके एक जगह है, वहाँ पे एक झरने के नीचे मुझे ले जाया गया, पानी के नीचे है ना, कि यहाँ पे अगर किसी ने आपके ऊपर काला जादू ब्लैक मैजिक किया हो वो ठीक हो जाता है। ठीक है, फिर मम्मी मुझे सुबह गोंद कतीरा दे दिया पानी में डाल के, मतलब पता नहीं क्या क्या किया इसे ठीक करने के लिए, लेकिन ये सब का सब वेस्ट है, ये सारा सब कुछ वेस्ट गया। ठीक है, तो कई बार मम्मी मुझे मुनक्का दे रही है उबाल के पानी में डाल के, कई बार दाखें, ड्राई फ्रूट, पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है, कितने पंडितों को दिखाया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें करी इस आईबीएस में से निकलने के लिए। जो फाइनल ट्रीटमेंट और रिज़ल्ट निकल के आया वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप सबको पता चल सके। इतना पागलपन आप ना करो, इतने पैसे ना वेस्ट करो, इतने अदर ट्रीटमेंट पे आप पैसे ना वेस्ट करो। ठीक है, और बहुत से लोगों की कन्फ्यूजन रहती है कि हमें न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है या न्यूरो साइकेट्रिस्ट के पास। देखो, साइकेट्रिस्ट और न्यूरो साइकेट्रिस्ट दोनों सेम है। ठीक है, जितने भी लोगों को नहीं समझ आता, साइकेट्रिस्ट और न्यूरो साइकेट्रिस्ट दोनों सेम है। न्यूरोलॉजिस्ट के पास आपने नहीं जाना है। ठीक है, अपने साइकेट्रिस्ट के पास या न्यूरो साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। ठीक है, और मैंने आपको डायरिया में बता दिया जो भी था। ठीक है, वो रिफेक्सिमिन वाला। अब मैं जिनका जो स्टूल की, जो पॉटी की जो आगे से हार्ड आती है उनका बता दूं। आप साइकेट्रिस्ट का कोर्स शुरू करो, साथ में लैक्सेटिव लो, और फिर जैसे लैक्सेटिव लेते रहो, फिर कुछ मंथ बाद लैक्सेटिव को बिल्कुल कम करो और छोड़ के देखो लैक्सेटिव को कि क्या बिना लैक्सेटिव के आ रही है। ठीक है, अगर नहीं आ रही तो लेते रहो और फिर धीरे धीरे कम करो लैक्सेटिव को। जैसे 1 चम्मच ले रहे हो तो फिर आधे चम्मच पे आओ, फिर और कम करो, फिर उसे छोड़ के देखो कि सिर्फ साइकेट्रिस्ट मेडिसिन लेने से और लैक्सेटिव को छोड़ने से नॉर्मल आ रही है। जिस मंथ में आपको ऐसा होने लग जाए कि आपको बिना उसके लैक्सेटिव के नॉर्मल आनी शुरू हो गई, उसमें लैक्सेटिव को छोड़ दो। लेकिन साइकेट्रिस्ट का कोर्स पूरा चलता रहेगा वैसा का वैसा, जब तक साइकेट्रिस्ट चलाएगा। ठीक है, तो साइकेट्रिस्ट का कोर्स चलता रहेगा, तब आपको लैक्सेटिव छोड़ देना है, दोबारा नहीं लेना है कभी भी, और ऐसे धीरे धीरे आप डोजेस कम होंगे और आप उसमें से निकल जाओगे। और रात को सोने से पहले कोकोनट ऑयल की गोली इंसर्ट करो एनल में, और पॉटी जाने से पहले, जितनी बार पॉटी जाओ सबसे उसके 5 मिनट पहले आप कोकोनट ऑयल की गोली फ्रिज में फ्रीज़ करके उसे निकाल के अपने एनल में इंसर्ट करो। ठीक है, ताकि वो लुब्रिकेट रहे। और गर्म पानी में सुबह शाम बैठो, सिट्स बात करके, प्लास्टिक का आता है। ठीक है, वो आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा, वो आपकी टॉयलेट सीट पे लग जाता है। उसमें हल्का सा, मतलब जितना आप सह सकते हो इतना गर्म पानी डालो, कोसा करके मिक्स करके, जितना आप सह सको, जितना ज़्यादा गर्म हो उतना बढ़िया, जितना मतलब आप सह सको। और उसमें 15-20 मिनट सुबह बैठो और रात को बैठो, जो भी फिशर पाइल्स वाले हैं। ठीक है, अब हम जैसे आईबीएस सफरर्स को बिना मेडिकल की स्टडी किए, ठीक है, बिना मेडिकल की स्टडी किए ज्ञान पेलना पड़ रहा है यूट्यूब पे। बताओ कैसी बीमारी है ये, कैसी बीमारी है कि हमें पेशेंट्स को इसका इलाज बताना पड़ रहा है यूट्यूब पे आके। डॉक्टर्स कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ साइकेट्रिस्ट ही आपको बचा सकता है, इसमें से निकाल सकता है। और मुझे लगता है मैंने पूरा रास्ता आपको बता दिया A to Z कैसे निकलना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और अब बात कर लेते हैं इसकी, ये जो है ना मेंटेट है, टगारा है, अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, भाई ये आईबीएस वालों के लिए ना टॉफ़ी की तरह है। जैसे टॉफ़ी नहीं खाते, उसकी तरह है।
हो सकता है जिसे हल्का फुल्का डिप्रेशन हो, अभी स्टार्टिंग की स्टेज हो, 10-12 दिन हुए, महीना हुआ है, हो सकता है उन पे हल्का फुल्का ये थोड़ा बहुत असर भी कर दें। आपको आईबीएस से तो कभी निकाल नहीं पाएंगे बाहर, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत असर कर दें। लेकिन जिसका साल 2 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है ना आईबीएस, उसके लिए टॉफ़ी है, कुछ भी नहीं करेगा। जैसे टॉफ़ी खाते हैं ना वैसे है। ये ब्राह्मी हो गया, अश्वगंधा, तुलसी, ये वो, मेंटेट, टागारा, और भी कितनी माइंड की जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ये कुछ भी नहीं करेंगी। ठीक है, हो सकता है आपको शुरू शुरू में अगर नया आईबीएस है, थोड़ा सा आपको नींद में कुछ थोड़ा सा आराम दे दें, लेकिन आपको आईबीएस से कभी बाहर नहीं निकालेगी। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि आयुर्वेदा के जो बिल्कुल मास्टर है ना, प्लेनेट आयुर्वेदा वाले, वहाँ तक उनके पास जाके भी मैंने सब कुछ करवा लिया था, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो आईबीएस की नॉर्मल सी बात ही है, यहाँ से जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, रीढ़ की हड्डी जा रही है माइंड में से पीछे से, ठीक है, गर्दन के पीछे से नीचे तक, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं, नर्वस सिस्टम, उसमें लाखों नर्व्स जा रही हैं हमारे बॉडी के हर पार्ट में, उसमें से निकल के। अब वो हाइपर हो गया है, तो जहाँ जहाँ सिग्नल जा रहा है, जहाँ पे ज़्यादा हाइपर हो रखा है आपके पार्ट में बॉडी के, जहाँ पे सिग्नल ज़्यादा उल्टे सीधे जा रहे हैं, और जो जगह ज़्यादा हाइपर सिग्नल जा रहे हैं, वहाँ पे आपको सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। जैसे मेरे टांगों में बहुत जलन होती थी, ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारी वायर्स जा रही हैं पूरी बॉडी में, पतली पतली, वो जहाँ पे ज़्यादा हाइपर हो रही हैं, जहाँ कहीं भी सिम्टम दे देंगी भाई वो। आपको आईबीएस हो गया है ना, आप ये मत बोलो कि हमें सिर्फ डायरिया के आ रहे हैं, हमें तो कॉन्स्टिपेशन के नहीं आ रहे हैं, हमें मिक्स आ रहे हैं, हमें सिर्फ कॉन्स्टिपेशन है, हमें म्यूकस आता है। किसी और आईबीएस वाले को तो म्यूकस आता नहीं, मुझे तो म्यूकस आता है। कुछ नर्वस सिस्टम हाइपर हो गया है, किसी भी वायर में कहीं पे भी फॉल्ट आ जाएगा, कहीं पे भी पूरी बॉडी में लाखों करोड़ों सिग्नल्स जा रहे हैं, लाखों करोड़ों नर्व्स जा रही हैं, कहीं पे भी सिम्टम देना शुरू कर देगा वो। ठीक है, तो सबके सिम्टम अलग होते हैं। किसी को आईबीएस कहीं किसी जगह पे पेल रहा होता है, किसी को किसी जगह पे सिम्टम दे रहा होता है, किसी को बॉडी पार्ट में कहीं दर्द हो रहा होता है, किसी की कहीं जलन हो रही होती है, किसी की जीभ, गला सूखता है, जीभ सूखती है, किसी को यूरिन लग के आ रहा है, यूरिन में यूरिन करते हुए दर्द हो रहा है। ठीक है, किसी को कुछ हो रहा है, मतलब सिम्टम के तो स्पेशल लिख के नहीं दे सकते कि यही सिम्टम होंगे, कि आईबीएस में यही सिम्टम होंगे, स्पेशल लिख के नहीं दे सकते, सबको अलग सिम्टम होंगे। सबसे मेन सिम्टम नींद और पेट का जो मेन है, सबसे मेजर सिम्टम है नींद और पेट का। यहाँ पे अगर गैस्ट्रो ने हार मान ली ना और प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, सारा नर्वस सिस्टम शांत होएगा। मैं कहता रहा हूँ, मैं ऑर्थो के पास गया, हड्डी वाले डॉक्टर के पास गया कि मेरी पीठ में सुबह उठते इतना कमर दर्द होता है, टांगों में पूरी जल रही होती है, मेरी पूरी थाइज़ और लेग्स जल रही होती थी, जलन हो रही होती थी। इतने महंगे महंगे टेस्ट 1 सेकंड में लिख देते थे वो, फिर इतने कुछ नहीं मिलता था, फिर इतने मल्टीविटामिन लिखते थे, एमआरआई में देखते थे कोई छोटी छोटी नस की से क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कुछ नहीं समझ आता था। फिर बाद में वो कहते थे आपको विटामिन की कमी है, ये लो। फिर आपको वो तो पता ही है ना, कि D3 के वो कैप्सूल विटामिन के, वो क्या कहते हैं, धूप में बैठा करो, ये किया करो, विटामिन ए, ये वो, और B12 के इंजेक्शन, B12 के वो मल्टीविटामिन्स, प्रोबायोटिक्स, कभी डाइजेस्टिव एंजाइम्स खरीद रहा हूँ। मुझे किसी ने कह दिया ना कि आपको मल्टीविटामिन की ज़रूरत है, तो मैं अपनी मर्ज़ी से एंजाइम्स भी ले आया, ग्लूटामाइन भी ले आया कि ग्लूटामाइन भी लूँगा, एंजाइम्स भी लूँगा। फास्ट अप के वो आते हैं चार्ज वाले, है ना, गोलियाँ सी आती है फास्ट अप वाली, ये लूँगा, वो लूँगा। खुद से मल्टीविटामिन लेने स्टार्ट कर दिए। मैं यहाँ पे, मेरे को अभी याद भी नहीं है, जो जिम वाले वर्कआउट वाले सप्लीमेंट लेते हैं ना, मैंने हर तरह के सप्लीमेंट लेने स्टार्ट कर दिए थे। जितनी भी सैलरी आती थी, प्रोटीन के डब्बे खरीद के ले आता था जिम वाले। ठीक है, क्रिएटिन, ये वो, कि किसी चीज़ से तो ठीक हो जाऊंगा, लेकिन वो प्रोटीन से और ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाता था, फिर वो वैसे ही वेस्ट होते थे। ठीक है, तो बहुत स्टोरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा कुछ किया है, और उसी रीज़न से ये जो एक्सपीरियंस बना है मेरा, और वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, ताकि आप इस सब से बचो। पर प्रॉब्लम इसमें सबसे बड़ी ये वाली है कि आईबीएस वाले नहीं सुनते हैं किसी की। मेरी वीडियोस इतनी सारी देखने के बाद भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे यार ये तो झूठ बोल रहा है, मैं अपना पूरा जोर लगाऊंगा, मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसने ये नहीं ट्राई किया होगा, मैं तो ये ट्राई करूंगा। भाई हमने सब ट्राई किया है, हम वीडियो में नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं याद आ रही हैं उतनी चीज़ें, कुछ भी नहीं छोड़ा था, कुछ भी, गूगल नहीं छोड़ा था, विकीपीडिया नहीं छोड़ा था, यूट्यूब नहीं छोड़ा था, घरेलू नुस्खे नहीं छोड़े थे, गलियों के देसी लोकल डॉक्टर नहीं छोड़े थे, किसी सिटी में एम्स नहीं छोड़ा था, फोर्टिस नहीं छोड़ा था। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा था, होम्योपैथी नहीं छोड़ी थी, न्यूरोथेरेपी नहीं छोड़ी थी, जीएसबी के डाइट चार्ट, यहाँ का डाइट चार्ट, वो डाइट चार्ट, ये सप्लीमेंट, वो सप्लीमेंट। आप सोच रहे हो ना, अगर हमने वो वीडियो में नहीं बोला है तो हमने वो नहीं ट्राई किया होगा, सब किया था।
बस हम वीडियो में उतना बता पाते हैं जितना रिकॉल कर पाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो आप सब ठीक हो जाओ और साइकियाट्रिस्ट का ट्रीटमेंट अपना कंटिन्यू रखो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई है, पेशेंस 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 और इग्नोरेंस। साइकियाट्रिस्ट के पास आप चले गए ना, तो अब तैयार हो जाओ कि आपने सब कुछ इग्नोर करना है, कुछ नहीं सोचना आईबीएस के बारे में, ना आपने सोचना है कि क्या क्या हो रहा है। साइड इफ़ेक्ट तो सोचना ही नहीं कि मेरे को साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन से ये हो रहा है वो हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो लैक्सेटिव लो साथ में, ठीक है। नींद में प्रॉब्लम आ रही है तो वेट करो, जितनी आ रही है उतनी लो, धीरे धीरे आपका सब कुछ नॉर्मल होने लग जाएगा। अगर सिम्टम बार बार वापस आ रहे हैं आईबीएस के, सबको आते हैं, आप ट्रीटमेंट शुरू करोगे ना, कुछ दिन आपको लगेगा सही है, फिर से ऐसा लगेगा फिर से वही शुरू हो गया, ठीक है, कि मैं इस लेवल पे आ गया था फिर से नीचे आ गया। वो सब कुछ बैलेंस हो रहा है। आप मेडिसिन छोड़ के देखोगे ना, आपको पता लग जाएगा कि मेडिसिन काम कर रही है कि नहीं। मेडिसिन के बिना आपको ना नींद आएगी, सारा डाइजेशन फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा, इसका मतलब मेडिसिन असर कर रही है, ठीक है। तो आपको मतलब कोर्स को कंटिन्यू रखो, सब कुछ इग्नोर करो, सभी साइड इफ़ेक्ट को झेलते रहो। कुछ महीनों बाद ये साइड इफ़ेक्ट भी गायब होने शुरू हो जाएंगे और असली मैजिक स्टार्ट होएगा जब कोर्स ख़त्म होने वाला होगा लास्ट में, बहुत जल्दी जल्दी आराम आने लगेगा, तब तक वेट करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।